हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपकी विज्ञान अध्यापिका रूपांशी हुड्डा आपका स्वागत करती हूँ कक्षा 8 में। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम 8वीं कक्षा के पाठ नंबर 16 जिसका नाम है प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रकाश हमें छठी कक्षा और 7वीं कक्षा में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी है। 8वीं कक्षा में हम इसी के विषय में आगे की विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चले चलते हैं प्रकाश को जानने के विषय में। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? तो आप कहेंगे कि हम वस्तुओं को तो नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों के द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे और यह प्रकाश वस्तुओं के द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। और कक्षा 7 में हमने सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? नहीं, आइए ज्ञात करते हैं परावर्तन के नियम। दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है और इसकी सहायता से हम इस समस्त संसार में अनेक वस्तुओं को देख पाते हैं और उन वस्तुओं को देखने में सहायक होता है परावर्तन। अब आप कहेंगे कि यह परावर्तन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है? तो बच्चों, परावर्तन दर्पण या किसी भी अन्य पृष्ठ के द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को परावर्तन कहते हैं। और बच्चों, जब किसी वस्तु के द्वारा बदली गई दिशा के कारण प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी वस्तुओं को दृश्य बनाने में प्रकाश बहुत सहायक है। और आज हम परावर्तन के नियम पर भी चर्चा करने वाले हैं। यह कौन कौन से नियम होते हैं और कैसे होते हैं, और इसके लिए हम करेंगे एक क्रियाकलाप। तो आइए सीखते हैं परावर्तन के नियम के विषय में। प्यारे बच्चों, परावर्तन के 2 नियम होते हैं और इन्हीं के आधार पर परावर्तन की प्रक्रिया होती है, जिसमें पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दोनों ही कोण समान होते हैं। और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यह है हमारे 2 नियम परावर्तन के। और अब इन नियम से संबंधित हम करके देखते हैं यह क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने के लिए हम यह क्रियाकलाप कर रहे हैं और इसके लिए हमें चाहिए एक जलती हुई मोमबत्ती, एक गत्ता जो हमने बीच में से 3 जगह से काटा हुआ है, और साथ ही चाहिए एक समतल दर्पण। इन तीनों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि मोमबत्ती का जो प्रकाश है वह कागज के गत्ते के कटे हुए स्थान से बाहर निकले और समतल दर्पण पर गिरे, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। रोशनी यानी प्रकाश और गत्ते के थोड़े से समायोजन के पश्चात आप दूसरी ओर कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। इस स्थिति में आप इसको स्थिर रखिए। प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए, जैसे कि हमने यहाँ रखी है, और दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है और किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को
आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ हमें परावर्तित किरण नजर आ रही है। अब आप एक कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण और गत्ते को हटा दीजिए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। और यहाँ जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और यहाँ हमारा पहला नियम साबित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण को एक समान होते हैं, क्योंकि जब आप इनको नापते हैं तो मापने के पश्चात यह दोनों ही कोण बराबर आते हैं। यानी पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ठीक ऐसे ही दूसरा नियम यानी आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। और यहाँ हमें यह अगर हम लाइन ड्रॉ करें यानी अभिलंब पर बनाएं तो यह तीनों एक ही तल में है। यह परावर्तन का दूसरा नियम है जो हमारे इस क्रियाकलाप से हमें देखने को मिला है। और बच्चों, आप यहाँ परावर्तित कोण, परावर्तित किरण आसानी से देख सकते हैं। कितनी स्पष्ट है यह परावर्तित किरण। यह देखिए, दोनों ही आपतित और परावर्तित किरणें हमें यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। इनके बीच का कोण भी समान होता है, जो परावर्तन का पहला नियम है। आपतन कोण को हम एंगल आई करके लिखते हैं और परावर्तन को एंगल आर करके लिखते हैं और यह दोनों ही समान होते हैं। हमें यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और अगर हम इनके बीच में अभिलंब खींचें तो ये तीनों ही एक तल में होते हैं। तो यह सीखा हमने क्रियाकलाप के माध्यम से परावर्तन के नियमों के विषय में। प्यारे बच्चों, इन नियमों के साथ साथ आपको अवश्य ही 7वीं कक्षा में समतल दर्पण के द्वारा बने किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षण अवश्य याद होंगे। जैसे, क्या आपको ध्यान है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है अथवा उल्टा? क्या कहा? सीधा। शाबाश, यह सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। और प्यारे बच्चों, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में वस्तु के साइज के बराबर का ही होता है। और बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। और इन प्रतिबिंब को बताइए, क्या आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ये हम 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। आइए अब इसके विषय में आपको एक नई जानकारी देते हैं। और नई जानकारी ये है कि आप दर्पण के सामने खड़े हों और अपने दाएं हाथ को उठाएं और देखिए, दर्पण में आपका कौन सा हाथ उठा हुआ नजर आ रहा है? बायां, है ना? बिल्कुल सही। बच्चों, जो समतल दर्पण होते हैं वो प्रतिबिंब में वस्तु के बाएं भाग को दायां और दाएं भाग को बायां दिखाते हैं और इसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। है ना बड़ी मजेदार बात? आप भी इसे घर पर अवश्य करके देखें। और आइए अब आपको एक नई और बड़ी मजेदार सी जानकारी देते हैं नियमित और विसरित परावर्तन के विषय में। आप कहेंगे ये क्या है? तो बच्चों, ये परावर्तन के प्रकार हैं जो सतह के अंतर में होते हैं। जब सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं।
लेकिन जो बात विशेष ध्यान रखने की है वो यह है कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं और इनके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो नियमित परावर्तन के द्वारा बनते हैं। और बच्चों, आप सोचें कि जो प्रकाश एक बार परावर्तित हो चुका है, क्या उसे पुनः परावर्तित किया जा सकता है? बिल्कुल। आप देखिए, जब कभी आप नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते हैं तो आपके सामने भी एक दर्पण होता है और आपके पीछे भी एक दर्पण होता है जो आपको दिखाता है कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो यह कैसे हुआ? ये बिल्कुल, जब दो समतल दर्पण इस प्रकार से रखे जाते हैं तो वो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित करते हैं और हमें हमारे जो पिछले भाग है वह भी नज़र आता है। परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। तो यह बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए, ये मोहित ने किस प्रकार से एक डिस्क में सूर्य के प्रकाश के सामने रखने पर अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। ये क्यों होता है बच्चों? बच्चों, आपकी जानकारी के लिए सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा हुआ है। साथ ही आपने यह भी सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं और ये 7 रंग कौन कौन से हैं इसमें आपकी सहायता करता है यह लिखा हुआ विबग्योर, VIBGYOR। यह सभी 7 रंग हैं जो सूर्य के प्रकाश में समाहित होते हैं। प्यारे बच्चों, यह सब देखा जाता है हमारे नेत्रों के द्वारा। हमारे नेत्रों की संरचना क्या होती है, आइए सीखते हैं एक क्रियाकलाप में। मानव नेत्र का चित्र बनाना। यह कैसे बनता है और इसके अलग अलग अंग कौन से होते हैं, उन अंगों का क्या कार्य होता है, यह हम आज के अपने चित्र में सीखने वाले हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं और सीखते हैं मानव नेत्र के चित्र को। प्यारे बच्चों, मानव नेत्र इस रंग बिरंगे संसार को देखने में बहुत ही सहायक है, या कहें यही वह इंद्री है जो हमें इस संसार को देखने में सहायता करती है। इसमें ऐसी क्या चीज होती है, कैसी मानव नेत्र की संरचना होती है, उसी को हम सीखेंगे इस एक चित्र के माध्यम से। यानी हम बनाएंगे मानव नेत्र का चित्र और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले इस लेंस से करेंगे। लेंस मानव नेत्र में उत्तल लेंस जो मध्य से उभरी हुई होती है वह इस्तेमाल होती है। और फिर हम बनाएंगे यहां पेशियां और पेशियों के साथ ऊपर हम बनाएंगे यहां परितारिका। उसके पश्चात इस तरीके से आप सरल, ये हम आपको सरल विधि सिखा रहे हैं जिससे आपको आसानी रहे मानव नेत्र का चित्र बनाने में भी और इसे याद रखने में भी। इस प्रकार से आप गोला बनाएं,
ये, और फिर हम बनाएंगे इसका बाहरी आवरण, और इसे भी पहले वाली गोलीय रेखा के साथ साथ आप बनाते हुए ला सकते हैं। ऐसे, और यहां से निकलती हैं बहुत सारी प्रकाशिक तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क में संदेश ले जाने और लाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब यदि हम इस चित्र के नाम लिखें तो सबसे पहले हमने जो बनाया था वह क्या था? लेंस। और यह जो इसका पारदर्शी अग्रभाग होता है इसको हम कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छमंडल। और यहां जो हमने बनाई थी ये दोनों तरफ होती है, ये होती है परितारिका। परितारिका, परितारिका को हम आइरिस भी कहते हैं, और ये गहरे रंग की पेशियों की एक संरचना होती है। और बच्चों, इसी आइरिस यानी परितारिका में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। और परितारिका का बच्चों कार्य होता है, यह नेत्र का वह भाग है जो हमारे नेत्र को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। जैसे आप देखते हैं किसी के नेत्र भूरे रंग के होते हैं या काले रंग के होते हैं, वह किस वजह से है? परितारिका की वजह से ही। परितारिका साथ साथ नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। और यहां होती हैं ये जो हमने बनाई, इनको कहते हैं पक्षाप पेशी। पक्षमाप पेशी। और इधर पीछे जहां इमेज बनती है, यानी जहां पर वस्तु की इमेज बनती है, वह स्थान होता है रेटिना। ये आप याद रखें, नेत्र में इमेज कहां बनती है, प्रतिबिंब कहां बनता है, वह होता है रेटिना। और ये हमने बताई थी, यह जो सारी है यहां से निकलती है प्रकाशिक तंत्रिका। वह तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क तक संदेश लेकर जाती हैं। और ये हमने चित्र किसका बनाया? मानव नेत्र का। आपको अपने नेत्र की देखभाल अवश्य करनी चाहिए। ये जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती है या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यह भी दो प्रकार की होती हैं, एक शंकु और दूसरी शलाकाएं। जो शंकु होती हैं वह तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, और शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए होती है। और रेटिना का दूसरा नाम दृष्टिपटल भी होता है। यानी ये हुआ हमारा चित्र मानव नेत्र का। प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का पाठ प्रकाश। इसे अच्छे से अपनी पुस्तक से पढ़ें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।